बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम खुर्शीद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे कि लॉकडाउन में नरमी हो गई है। उलमा और ताजरों से मुख्तलिफ SOPs तय हुए हैं और इस हिसाब से कुछ सनतों को खोलने की मंजूरी भी दे दी गई है और रमज़ान के लिए भी लाइहा अमल तय कर लिया गया है। और इसमें यह फैसला किया गया है कि रमज़ान में मसाजिद और बाजमात नमाज अदा की जाएगी। इस पर हम आज बात करेंगे और सज्जाद मीर साहब की राय लेंगे कि ये जो फैसला किया गया, ये फैसला पहले क्यों नहीं किया गया, इतनी देर बाद ये फैसला क्यों किया गया। खास तौर पर मसाजिद नमाज इतना सेंसिटिव इशू है, इसको लेके ये फैसला करने में इतनी देर क्यों लगा दी गई। इसके अलावा हम बात करेंगे, आज का जो हमारा अगला मौजू होगा वो है शाह महमूद कुरैशी ने हुकूमत पंजाब पर तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि वो सेहत के हवाले से जनूबी पंजाब को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इस पर भी हम आज बात करेंगे। उसके अलावा आज हम बात करेंगे, जो हमारा अगला मौजू होगा, कि अमरीकी खाम तेल की कीमत 2 दहाइयों की कम तरीन सतह पर आ गई है। इसको भी हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। और शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों ने एक फौजी चौकी पर हमला किया है, जिसके नतीजे में 1 फौजी शहीद और 5 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। इसको भी हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। और IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 40 करोड़ डॉलर और वर्ल्ड बैंक ने 50 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी है और इस पर भी हम आज बात करेंगे। और वफाकी काबीना ने स्मगलिंग से मुतालिक ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है, जिसकी 14 साल कैद सजा होगी। इन तमाम मौज़ूआत को हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। रोजाना की तरह हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? ठीक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सर, प्रोग्राम का आगाज इसी से कर लेते हैं। सर, ये मसाजिद में जो इन्होंने कहा है कि नरमी, आप रमज़ान के महीने में मसाजिद में बाजमात नमाज अदा कर सकते हैं, तरावी भी आप अदा कर सकते हैं। ये जो फैसला किया गया, आप क्या देखते हैं कि इस फैसले को लेने में इतनी देर क्यों कर दी? यही फैसला पहले भी हो सकता था। नहीं, पहले तो तरावी नहीं होती थी ना, तरावी तो रमज़ान में होगी। और नमाज के हवाले से पहले से तय था कि जुमे की नमाज और रोज़ाना की नमाज जो है वो बाजमात अगर अदा की जाएगी तो उसकी कुछ शराइत हैं। अच्छा, वो शराइत अब भी इसमें शामिल है। मस्जिद ये है कि आप मुसल्लों उस पर सफ़ों पे नहीं पड़ेंगे, दरियों पे नहीं पड़ेंगे, कालीनों पे नहीं पड़ेंगे, फ़र्श पे पड़ेंगे और फ़र्श को एक ख़ास तरीके से धोएंगे और साफ़ रखेंगे। और 5 आदमी थे आमतौर पर जुमे की नमाज की दूसरी जगहों के लिए, और ये कि फासला रख के खड़े होंगे। अब जो SOP तैयार हुई, इसकी वजह ये थी कि उलमा से जब बात की गई तो उन्होंने बाद में ये कहना शुरू कर दिया कि भाई मस्जिद लॉकडाउन कर दी आपने, वहाँ क्यों लोग 1-2 जगह से गिरफ्तारियां भी हुई, पकड़े गए। उलमा ने या जो इमाम मस्जिद थे उन्होंने रोका नहीं, इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। इस सूरत हाल की वजह से जो हालात पैदा हुए वो ये थे कि अब रमज़ान के लिए क्या किया जाए। इसमें ख़ास तौर पर मुफ्ती नजीब अपना जो हमारे क्या नाम है रोयद हलाल कमेटी के सरबराह जो हैं, मुफ्ती नजीब साहब का जो बयान आया उसमें यह कहा गया कि मस्जिदें भी खुलेंगी और सब कुछ होगा, कोई पाबंदी नहीं होगी। वहाँ तकी उस्मानी और ये दोनों जो हैं ये एक तरह के मुत्तफिक हैं या इकट्ठे हैं एक बात को करने पे। अगरचे मौलाना तकी उस्मानी की लहजे में ज़रा नरमी है, इनके लहजे में ज़रा सख्ती है, इस बात की जाती थी। चुनांचे उलमा की एक मुशावरती कमेटी बनाई गई और तय किया गया। उन्होंने कहा जी आप क्यों इज्तिमा नहीं हो सकता? उन्होंने कहा कीजिए, शराइत पूरी कीजिए, 6 फुट का फासला रखिएगा जैसे रखना होता है, और आप जो सफ़े उठा दीजिए, दरियाँ जिसमें जरासीम आ सकते हैं, और उसको साफ कीजिए, धोइए रख के और नमाज पढ़िए और सहन में पढ़िए, अंदर ना पढ़िए। वो मानते गए सारी बात। उन्होंने कहा कि उस नमाज में ये भी ख्याल रखिएगा कि आपस में मेल मिलाप के लिए इज्तिमा न किए जाए। बहुत सी शराइत उन्होंने रखी, जिसके बारे में कुछ लोगों का ख्याल है कि इन शराइत के साथ तो नमाज पढ़ना या इन शराइत के साथ मस्जिद में आना ही नामुमकिन है। कहने का मतलब ये है कि आपको इसलिए नहीं रोका जा रहा कि नमाज से रोका जा रहा है, या आपको इसलिए रोका नहीं जा रहा कि आपको कहा जा रहा है कि आप तरावी ना पढ़ें, इसलिए रोका जा रहा है कि इससे इज्तिमा पैदा होता है और इज्तिमा पैदा होने की शक्ल में बीमारी फैलती है। रोम में फैली, जहाँ गिरजाओं का वो मेला लगा हुआ था, वो लोग इकट्ठे थे। कुम और मशहद में फैली, जहाँ लोग ज़ियारत के लिए आते थे, और यही तबलीगी जमात के इज्तिमा में हुई। हत्ता कि इंडिया में तो तबलीगी जमात को उन्होंने टारगेट कर दिया हुआ है। तो ये कहना कि ये सिर्फ ये कि मजहबी इज्तिमा हो या गैर मजहबी इज्तिमा हो, वो कहने जी गैर मजहबी इज्तिमा हो रहे हैं, लोग दुकानों पर जा रहे हैं, हम क्यों ना जाए नमाज पढ़ने। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर ये शराइत है। अब इन शराइत के खिलाफ कोई दलील उलमा के पास तो थी नहीं, उन्होंने मान ली। अब मानने के बाद आखिरी शर्त यह है, 20वीं शर्त, जिसको डॉक्टर आरफ अलवी ने बहुत जोर दे के बयान किया है, वो ये है
कि अगर ये नहीं की जाएगी तो हम रिवाइज भी कर सकते हैं और कार्रवाई भी कर सकते हैं। जी जी। मतलब ये है कि भाई अब आपकी जिम्मेदारी आ गई है कि आपने इन शराइत को पूरा करना है। मुझे नहीं अंदाजा ये शराइत कैसी पूरी की जाएंगी, इनकी बड़ी मस्जिदों में हो जाएगी, आम मोहल्ले की मस्जिदों में कैसे होगी, कैसे उलमा नमाज पढ़ेंगे, कैसे करेंगे। आज उस सिलसिले में एक और मशाइख की पंजाब में कुछ एक और मीटिंग की गई, गोया उनको भी एक तरह एतमाद में लिया गया। और कोशिश ये है कि अगर आपने इस तरह इज्तिमा, हालत ये है कि इस वक्त खाना काबा में और मस्जिद नबी में नमाज नहीं हो रही, और इस बात का इम्कान है कि वहां तरावी भी नहीं होगी, इस बात का इम्कान है कि वहां इत्काब में लोग नहीं बैठेंगे। इत्काब में तो आप अलग अलग नहीं बैठ सकते ना। इस बात का इम्कान है कि इस बात शायद हज भी ना हो पाए, और उन्होंने इस बात का इशारा भी दिया है। ऐसी मुश्किल सूरत हाल में हमारे उलमान का ये कहना कि ये मस्जिदों पर ताले लगा दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं, एक अजीब सा वर्षन है। और इसमें जो खुले बंदे हैं, मसलन मौलाना फजल रहमान ने कहा कि उलमा ने फैसला ठीक किया है, लेकिन जब पूछा कि आपको ने कि मैं इंशाल्लाह अपनी नमाजें जो हैं और तरावी भी जो है घर पे अदा करूंगा। उन्होंने कहा घर पे अदा करेंगे किसके साथ? मैं भाई के साथ, भतीजों के साथ मैं घर में अदा करूंगा और इन तमाम शराइत को पूरा करूंगा। और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि मैं किसी ऐसी मस्जिद में भी नहीं जाऊंगा जहां इज्तिमा हो रहा हो। तो उन्होंने तो बिल्कुल एक खुल के साफ बयान दिया। लेकिन कुछ हमारे मुफ्तियान कराम चूंकि इस तरह कह रहे थे कि हुकूमत ने मस्जिद का ये किया है, तो इसलिए इन सब लोगों ने मिलकर एक इसका, पहले उन्होंने फतवा लिया, जामिया अजहर से भी लिया। हमारे उलमा जो होते हैं उनको ये शक होता है कि अगर फतवा मक्का और मदीना से आएगा, हजाज से आएगा, तो वो फतवा जो है गोया वहाबियों का फतवा होगा। तो इन्होंने कहा कि अच्छा आप फतवा दे दे। उस वक्त उनसे फतवा लेके नमाजें जो थी मस्जिदों में नहीं कराई जा रही थी। अब जब इसकी इजाजत दी गई है तो उसमें शराइत रखी गई है जो बहुत मुश्किल है, और मेरा ख्याल में सूबाई हुकूमतें खासतौर पर इस पर अमल करने पर मजबूर होगी। दूसरी बात आपने ताजरों की और सनतकारों की कही है। कराची में गालिबन 13 सनतें खोलने के लिए तय हुआ है, और जिसपे एक्सपोर्ट की सनतें ज्यादा है। इमरान खान तो कहते हैं तामीराती सनत खोलो। अभी तामीराती सनत खोलने का ये है कि आप कहेंगे कि जो ये प्लम्बर काम करे, यहाँ ये कहेंगे कि चलिए ये तरखान काम करे, लेकिन तरखान लकड़ी लेने के लिए फिरोजपुर रोड पर जाएगा तो वो तो दुकानें बंद होंगी। फिर तय किया, अब वो तय किया कराची में, खासतौर पर सिंध में बनाया है कि सारी सनतें कौन कौन सी खुलनी है और एक दिन में किस इलाके में खुलें, किस में ना खुलें, और कौन सी खुलें कौन सी ना खुलें। यानी कि इसके लायक बंदोबस्त किया जाए 7 दिनों में, कि एक दिनों में कंसंट्रेशन ना हो, लोगों को पता आज बुध का दिन है, आज फला फला चीज की दुकानें खुली होंगी। देखिए कि लाहौर में एक बहुत बड़े स्टोर पर जो था, उनके अपने 2 बंदे जो है वो कोरोना में मुब्तला नजर आए, उन्होंने स्टोर को सील कर दिया, बाकी लोगों को क्वारंटाइन में भेज दिया। तो ये जो सारी सूरत हाल है, ये इस बात की सिर्फ तकादा करती है कि इसमें अकड़ अनाद दूसरा मसला नहीं है, बल्कि मसला ये है कि किस तरह लोगों की जिंदगियों को महफूज किया जाए। जाहिर है 2 इशू हैं, एक तो दीन का इशू है, उसके बारे में क्लियर कर दिया गया। दूसरा इशू ये है कि तजारत कैसे की जाए, क्योंकि मईशत बैठती जा रही है, हमारी नहीं दुनिया भर की। यानी एक नहीं, हमारे लोग आने, सऊदी अरब से आने, यूएई से आने, इस बात का डर है कि उनकी मुलाजमत में चली जाएंगी। यूएई में खासतौर पर डर है, सऊदी अरब इस बात की कोशिश कर रहा है क्योंकि उनकी अपनी आमदनी कम हो गई है, उनकी तेल की पैदावार से आमदनी कम हो गई है। तेल जो है $15 का अमरीकी हो गया है, $20 का बिक रहा है, कभी था $100 का बिकता था, $20 में हो गया है बिल्कुल। तो ऐसी सूरत में वहां क्या तामीरात होगी, वहां क्या काम होगा? जो पाकिस्तानी सऊदी अरब में है उनकी मुलाजमतों, मैंने उनके सफीर से बात की और उनके कौंसिल जनरल जद्दा वाले से बात की, उनका कोशिश तो यही है कि यहाँ की हुकूमत की हिदायत ये है कि किसी आदमी को निकालने से पहले अच्छी तरह इस बात का बंदोबस्त किया जाए कि उनकी जो मुलाजमतें अगर ख़त्म होती हैं तो उनके लिए भी मुश्किलात पैदा न हो। लेकिन ये जो आलमी इकोनॉमी तबाह हो रही है, बदल रही है, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान तो पड़ेगा। अभी आप यूएई से अपने बंदे 4000 ला रहे हैं, बैठे हुए हैं। आप उम्रे के लिए वो बता रहे हैं 40,000 लोग थे, 20,000 ड्यू डेट के अंदर भेजे, बाकी भेजे, अब भी कुछ लोग वहां फंसे हुए हैं, उनको वापस लाना है। तो ये जो जहाज के आने जाना है वो मुश्किल हो गया कि जहाज उतरता है, आया जद्दा से आया, उतरेगा, आप सबको क्वारंटाइन में रखेंगे, पहले आपको चेकिंग करेंगे, जो निकलेंगे उनको क्वारंटाइन में रखेंगे, बाकियों लोगों को आइसोलेट करेंगे और जो बच जाएंगे उनको जाने की इजाजत देंगे। मतलब आप ये नहीं कर सकते दुनिया भर से पाकिस्तानी आते जाएं और बगैर चेकिंग के आप उनको माशरे में फिरने दें, और बीमारी जो है हो सकता है फैले, लेकिन आपने लोगों को वापस भी लाना है। आपके हजारों लोग मुख्तलिफ मुल्कों में फंसे हुए हैं,
उनको वापस भी लाना है। चुनांचे सिर्फ कोरोना की एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये मस्जिदों में इबादतें करनी है, बाजारों में तजारत करनी है, और उसके बाद ये कि जो लोग आपके बाहर हैं उनको यहाँ लाना है, और यहाँ से जो बाहर जा रहे हैं उनको बाहर भेजना है। इसके लिए इतनी शरायतें हैं कि देखिए, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना इतना मुश्किल हो गया था कि यूरोपीय यूनियन वाले ये कहने लगे थे कि यूरोपीय यूनियन का फायदा ही कोई नहीं, इटली का लोग जर्मनी में नहीं जा सकता। अच्छा भाई, मुल्कों की सरहदें क्या, एक मुल्क के अंदर इलाकों की सरहदें। वुहान जो था उसको कार्डन ऑफ किया था, बाकियों को नहीं किया था। बीजिंग और शंघाई में ये बीमारी नहीं फैली थी, अब कुछ आ रही है। तो ये सारा जो एक सेटअप है, एक तरीका है, ये अब इसको खुलते खुलते वक्त लगेगा। बिल गेट्स ने कहा है कि जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक हमें यही जिंदगी आइसोलेशन की या सोशल डिस्टेंसिंग की गुजारना पड़ेगी। अब आसान काम नहीं है, ये शायद इसमें अभी बहुत वक्त लगे, और वैक्सीन आने में तो साल से ऊपर लगेगा। यानी उनका एस्टिमेट ये कि 18 माह लगेंगे। अगर 18 माह भी लगे तो ये बड़ा एक मुश्किल काम होगा। फिर पूरी दुनिया को वैक्सीनेट करना ये उससे भी मुश्किल काम होगा, और इसमें कंपटीशन जारी है, चीन के दरमियान, जर्मन के दरमियान, अमेरिका के दरमियान, कौन पहले बनाता है, कौन जल्दी बनाता है, कौन इफेक्टिव बनाता है। तो ये सारी वो चीजें हैं जो पोस्ट ये कोरोना एरा जो है उसमें आपको पैदा होगी। तजारत भी, आबादत भी, मिलना जुलना भी। अभी तो देखे ना, वो जोर नहीं पड़ता सिनेमा नहीं खोले, कसीनो खुलेंगे, यानी बाहर तो अभी कसीनो भी बंद है, जुआ भी नहीं हो रहा, नमाज नहीं हो रही तो जुआ भी नहीं हो रहा। तो ये सारी चीजें जो है ना साथ साथ चलेंगी। शराब खाने बंद है, पब्स बंद है सारी वहाँ। तो ये चीजों का यानी कि असल में इज्तिमा बंद है, इज्तिमा बंद है, लोगों का इकट्ठा होना। ये शायद हम ऐसे इकट्ठे होते थे कि अल्लाह को ये पसंद नहीं आया, और उस पर कुछ शायद हमारी पाबंदियां लगी हैं। वक्त आएगा, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, बेहतर हो जाएगी सूरत। सर, चीन ने कोरोना का फैलाव जानबूझकर अगर किया है तो इससे सख्त नताइज भुगतना होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया है, आप कैसे देखते हैं इसमें? कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत है। अब ट्रंप तो अपने ना करने के काम को जुम्मा सारा WHO को लगा रहा है कि इसने चीन में बैठ के मालूम नहीं किया कि वहां क्या हो रहा है। चीन पे अब ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो छुपाता रहा है असल सूरत हाल को। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वो कहता है कि ये वायरस इसने लैब में तय किया है, जबकि चीन के कुछ बहुत से लोग कहते हैं कि लैब वायरस तो अमेरिका ने तैयार किया था, और फलां जो खिलाड़ी आए थे, जो खिलाड़ी थे ही नहीं, थे ही जासूस, उनके जरिए ये यहाँ इसने फैलाया है, और उनकी वजह से ये बीमारी जो है ना चीन में फैली है। और वरना वो जो खिलाड़ी होते तो कोई अवार्ड तो लेते। अमेरिका के खिलाड़ी जो हैं दुनिया के हर बड़े टूर्नामेंट में अवार्ड लेते हैं, चीन वालों ने लिया, अमेरिका वालों ने लिया नहीं। तो वो उस पर इल्जाम लगाते हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बहुत है जी, हम ही नहीं है, दुनिया में मैंने पढ़ी है, वो तो ऐसी ऐसी है कमाल की। मसलन ये है कि ये भी थ्योरी है कि 5G के जहाँ टावर लगे हैं उसके गिर्द जो है ना वो कोरोना ज्यादा फैलता है। अब 5G का क्या है मसला, ये है कि डर इनको ये है कि चीन 5G का जो टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा बेहतर और जल्दी हासिल कर रहा था, और कहीं वो टेक्नोलॉजी आ गई तो चीन की सुप्रीमेसी टेक्नोलॉजी वाइज दुनिया पे स्टैब्लिश हो जाएगी। वेस्ट भी लगा हुआ, अमेरिका भी लगा हुआ 5G को लाने में, उस पर बिल्कुल दुनिया बदल जाएगी। जैसे हमारा अब है 4G या 3G था, 3G तो बहुत सुस्त था, पहले हम 2G पे चलते थे, अब देखते देखते 4G तक हम पहुंचे हैं। तो 5G कहता है कि इससे कई गुना जो है एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में हर चीज को सेकंडों में, बल्कि सेकंडों के भी कई हिस्सों में हम तक पहुंचाएगी। तो अब 5G के खिलाफ कंपेन चला दी। फिर ये कहा जा रहा है कि 13 सेहूनी कंपनियां, यहूदी कंपनियां जो कि मिलकर इस बात पर पैसा कमाना चाहती हैं। फिर बिल गेट्स पे लग रहा है कि वो उसने इन्वेस्ट किया बेचारे ने वैक्सीन बनाने में, वो कहता है वो अपनी वैक्सीन बेचना चाहता है। अच्छा, इतनी थेरियां खासकर यहूदियों के नाम से लगनी शुरू हो गई हैं। आप चीन पे लगाएंगे, वो वेस्ट पे लगाएंगे, वो यहूदियों पे लगाएंगे, और बहुत सी बातें जो है ना फैल के आगे बढ़ती जाएंगी। और ये जो इंडिया है वो कहता है कि ये मुसलमानों ने फैलाया यहाँ हमारे यहाँ, ये तबलीगी जमात वाले जो आए थे इज्तिमा करते हुए, इन्होंने फैलाया। तो ये जहां तक आप ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात है, हम मशहूर हैं कि जी हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाते हैं कि ये मगरब ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब मगरब में खुद बैठे हुए अजीबोगरीब थ्योरी बन रही है, चीन ये कर रहा है, फलां कर रहा है, खुद अपने यहाँ इतनी पाबंदियां। अब ये देखिए 5G के जो टावर्स हैं वो कहते हैं इसके गिर्द फैलता है कोरोना, और ये भी सर एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं ना कि आपने फैलाया, तो हम इसको ऐसे नहीं कह सकते कि ये सरमायादारों की जंग है। ये सरमायादारों तो हम की फिर जंग इसको है। ऐसे कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल वॉर की बजाय हम इसको बायो टेररिज्म कह दें। बायो टेररिज्म कह लें, कुछ कह लें, लेकिन बायोलॉजिकल वारफेयर भी तो कहा जा सकता है ना कि ये जंग छिड़ी गई थी
और चीन ने तो अपने एक हिस्से में महदूद किया, लेकिन दुनिया को फैला दिया। उसके तो अब जो लेटेस्ट आई फिगर वो 4,000 की आई है, पहले 3,000 कुछ थी, अब 4,000 की है। कहते शंघाई और बीजिंग में खतरा पैदा हुआ है, कुछ फैली है जहाँ। लेकिन ये है कि जो मगरब में है वो तो एक एक मुल्क में 20-20 हज़ार 22-22 हज़ार जो हैं वो लोग मारे जा रहे हैं। अमेरिका में, इटली में, स्पेन में बहुत बुरी हालत में। बात कर रहे थे कि वहाँ मियाँ हुसैन लाही, तो हुसैन लाही जो हैं इनकी फैमिली के, जो गुजरात में इसलिए आया कि वहाँ इटली और स्पेन में काम करने वाले वो लोग थे, वो वापस पाकिस्तान आए, तो उनकी वजह से उस इलाके में फैला, उस इलाके में फैलने की बजाय और फैलता गया फैलता गया फैलता गया और बहुत कंसंट्रेट कर गया। तो हमारे यहाँ तो आया ही बाहर से। अल्लाह का शुक्र है कि अब भी खासा कंट्रोल में है। अब बहस ये हो गई है कि लॉकडाउन रखना है, नरम करना है, ज़्यादा करना है। कॉन्सेप्ट ये आ रहा है कि लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, कि मिसाल इस इलाके में है, इसको आप लॉकडाउन कर दो, बाकी शहर खुला रखो। ये नहीं कि सारा शहर ही आप बंद कर दो। तो इसको एक लफ्ज नया निकल आया कि स्मार्ट लॉकडाउन। सर इस पर हम बात करेंगे, लेकिन ब्रेक का टाइम हुआ है। टेक अ शॉर्ट ब्रेक। मैं आपको दूंगा सबसे पहले शोबिस की अच्छी और गर्मा गर्म खबरें। शजरुद्दीन टीवी टुडे। खबर की कोई सरहद नहीं, कब कहां क्या होने वाला है, आज कहां क्या हो रहा है। कौमी और बैनुल-अक़वामी सियासत, पल पल बदलते हुए हालात पर तबसरा और हर वो खबर जो अभी तक है पसे पर्दा। जानिए फैसल भट्ट से प्रोग्राम ओपन सीक्रेट। मैं हूं शुएब हाशमी। मैं रखूंगा बाखबर पंजाब के ऐवानों में होने वाली हर एक कानून साजी से। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का मेयार। पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक़े की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मैं हूं ताबिंदा अनवर। टीवी टुडे से मैं आप तक पहुंचाऊंगी हालात हाजरा की तेज खबर, क्योंकि खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले। वेलकम बैक नाज़रीन। सर बताइएगा ये स्मार्ट लॉकडाउन क्या है? स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये है कि देखिए, ये हम अगर सारा जगह लॉकडाउन कर देंगे तो इकॉनमी बैठ गई, लोगों का कारोबार ख़त्म हो गया, लोगों को कुछ चीज़ें मिलती नहीं। अब मसलन दर्जी की दुकानें हैं, टेलर की दुकान है, नाई की दुकानें हैं, अब बंद पड़ी हैं। फ़र्ज़ किया मेरी ये है ना फ्रेम टूट गया है, मुझे लेना है, दुकान नहीं है, क्या करूँ? मैं इसको बड़े संभाल कर रख रहा हूँ कि कहीं शीशा ना गिर जाए, कुछ ना हो ना जाए। और जो मेरे पुराने दूसरे ऐनके हैं वो काम नहीं। तो बहुत दुनिया के हर काम बंद पड़े हुए हैं, मईशत बंद पड़ी हुई है। मईशत की बंदिश की ये हालत है कि लोग, मईशत होती है तो सबसे चीज़ जो चलती है वो ऑयल है। ऑयल के जोर पे फैक्ट्रियां चलती हैं, ऑयल के जोर से सनत चलती है, ऑयल के जोर सब कुछ होता है। और दुनिया में दौड़ लगी हुई है कि सबसे ज़्यादा ऑयल कौन प्रोक्योर करता है। चीन ने उसके लिए गल्फ से ताल्लुकात बनाए हैं, जापान का ऑयल सारा यहीं से आता है, अमेरिका के अपने रिजर्व्स हैं। लेकिन हो क्या गया था, डॉलर की कीमत $15 आ गई,
जो मेरा ख्याल है $13 की, तो मुझे याद है एक ज़माने में हुआ था, उसके इससे नीचे कीमत कभी आई नहीं। उनकी दौलत यही है, वो हो गई तो उनके यहाँ जो काम हो रहा है वो सनत नहीं चलेगी तो लोगों को पैसा कहाँ से आएगा, कैसे चलेंगे। तो सनाचे कोशिश ये की जा रही है कि अपनी सनत को ही बचाया जाए। ये आसान नहीं है। अभी ये बिल गेट्स का जैसे फिक्रा मैंने अभी कहा था कि वो कहता है कि जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती हम यानी सोशल डिस्टेंसिंग ही हमारी लाइफ बनेगी, हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते। अब आते हैं लोग आते हैं हमारे प्रोग्राम में, वो आके यूं खड़े हो जाते हैं, मतलब हाथ नहीं मिलाते। हाथ मिलाना हमारे यहाँ एक रस्म थी, रिवाज था, ट्रेडिशन थी। ज्यादा अफेक्शन शो करनी होती थी, गले रखते थे, या कुछ नहीं, वो सब हट गया है। बल्कि मैं मजाक में कहता हूँ कि ज़ियाउल हक का सलाम जो है, जो इस तरह वो किया करता था, वो पॉपुलर हो गया है। तो किसी ने कहा कि नहीं फिर कायदे का करें, ये यूं थे, वो तो बहुत खूबसूरत था। सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन एक पूरी ट्रेडिशन जो है उसके साथ लोगों का मिलना जुलना। जब आप कारखाना चलाएंगे लोग मिलेंगे। अब उन्होंने कहा जी कारखाने में SOPs बना दिया जाए, काम करने के तरीके हों। अगर वहाँ कोई छोटा कारखाना है, फर्ज किया सिलाई की मशीनें पड़ी हुई हैं और उन मशीनों पे काम हो रहा है, एक्सपोर्ट होना है कपड़ा, तो उनको फासला रख के बैठाया जाए। जाने वालों के हाथ पहले साफ किए जाएं और वहाँ ये भी देखा जाए कि किसी आदमी को इसका मर्ज ना हो, और इस बात की कोशिश की जाए। तो ये किया गया, फर्ज किया 13 सनतें खोली हैं। तो आज कहा गया कोरंगी के इलाके में उन्होंने कहा कि आज ये 7 सनतें काम करेंगी। अच्छा। अगले दिन ये किया कि ये 6 सनतें इस साइट के इलाके में काम करेंगी। कराची में साइट और कोरंगी 2 बहुत बड़े इंडस्ट्री एरिया हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्री, इतने नहीं जितना मसलन हमारा गुलबर्ग है, ये तो ऐसे छोटे छोटे हैं, वो बड़े हैं, जैसे सुंदुस का होगा या कोई और है। तो ये इसकी प्लानिंग की जा रही है। मार्केटिंग खोलनी है तो सारी मार्केट खोलने की बजाय मार्केट में मसलन अगर 100 दुकानें हैं तो आज 10 खोल दें, आप कल 10 खोल दें, परसों 10 खोल दें, तो लोग भाग के उस दिन अपनी खरीदारी करें जिस दिन। सर ये लोगों को कैसे हम समझाएंगे कि क्योंकि वो कहते हैं कि अगर इसकी दुकान खुली तो मैं भी खोलूंगा, मार्केट वाले तो ऐसे पर तोल रहे हैं। शरायत आपकी ताजरों की अंजुमन से करनी पड़ेगी ना, फिर आपको कानून बनाना पड़ेगा। जो कानून है कि भी वो कह देंगे, वो कह दफा 144 में पकड़ लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, फाइन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। दूसरी बात है कि लोगों को समझना चाहिए, उनको अंदाजा होना चाहिए। आज शायद खाकान अब्बासी ने कहा कि आप लॉकडाउन को कम कर रहे हैं, हालांकि लॉकडाउन ज्यादा करने की जरूरत है। यानी कि इस वक्त तक सूरत हाल ये है कि ये खुद इमरान कहता है कि 20 से 25 मई तक ये बढ़ेगा। और जब बढ़ रहा है तो आप लॉकडाउन कैसे खत्म कर सकते हैं। दुनिया के बहुत से मुल्कों में स्मार्ट लॉकडाउन शुरू हुआ है, यूरोप के मुल्कों में, लेकिन मसलन इटली में जहाँ सबसे ज़्यादा ये है, उसके साउथ इटली में उन्होंने कुछ इलाकों में ये कहा कि ये क्लियर हो गए हैं, यहाँ आप मिलजुल सकते आ सकते, लेकिन जाहिर है फिर वहाँ बाहर से लोगों के आने पर पाबंदी होगी कि वो नहीं आ सकते। तो एक लंबी कहानी है, देखना चाहिए। खुदा ना करे कि किसी एक गांव में इलाके में चला जाए और वहाँ से लोगों में फैल जाए। हमारी तो फसलें पड़ी हुई हैं, गंदम की फसल कटी हुई है या कट रही है, और उस फसल पर इन्हिसार है हमारे पूरे साल का, हमारे अनाज का। पूरी कौम को फीड करना है उस गंदम ने, उस फसल ने जो अब पड़ी हुई है। लेबर कहाँ से मिलेगी? लेबर को लाना है, करना है। दुनिया के दूसरे मुल्कों में तो ये प्रॉब्लम नहीं होता, मशीनरी आती है, ऑटोमेटिकली काट देती है। अब तो अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ भी मशीन काम ये करती है, लेकिन बहरहाल सारी चीज़ें हमारे यहाँ देखने वाली हैं, सोचने वाली हैं, करने वाली हैं, कैसे की जाती है, कैसे नहीं की जाती है। तो सर ये हुकूमत कैसे प्रोवाइड करेगी लेबर को प्रिकॉशनरी जो टूल्स होते हैं? हमारे डॉक्टर्स को तो अभी तक नहीं मिल सके प्रॉपर उस तरह से। वो तो हुकूमत ने प्रोवाइड करने से नहीं कर सकी, लेकिन कुछ प्राइवेट लोगों ने कर दिए ना, बहुत से इदारों ने ग्लव्स भी दिए हैं, मास्क भी दिए हैं, बहुत सारे। देखिए हमारे यहाँ लोग करते क्या है, आज मेरे पास मास्क वो मिल गया मुझे जो मैंने 200 का 250 का खरीदा था। अच्छा, वो इससे शुरू होने से पहले खरीदा था, इसके लिए नहीं खरीदा था, मुझे जुकाम वगैरह का एहसास था, तो मैंने कहा बाहर, तो उसका मास्क उसने ये दे दिया 200-250 का, वो अब 2200 का मिलता है। 2200 कहाँ 200-250 कहाँ 2200। अब वो कपड़े के मास्क हैं 50-60 रुपए के, वो मिलते हैं। अब एक आदमी ने एक मास्क को 2 दिन या 1 दिन इस्तेमाल करना है, वैसे अगर मुंह में बांधे चलता रहे दिखावे के लिए तो और बात है, वरना मास्क इस्तेमाल करेगा तो महंगा पड़ेगा ना। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हैं, आम आदमी को, सनतकार को ये चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कैसे करेगा ये अब उसका हेडेक है, ये उसको पकड़ेंगे। वो कहते हैं, आज कोरंगी वालों का मैं बयान देख रहा था, वो कह रहे हैं ये तंग कर रहे हैं इसके नाम पे, यानी कि ये जो SOPs बनाकर ये पुलिस तंग करती होगी, पहुंच जाती होगी, इंस्पेक्टर पहुंच जाता होगा, कुछ और पैसे दो। हमारे यहाँ तो हर काम पैसे के लिए किया जाता है, वो पैसे मांग रहे होंगे। तो मेरा ख्याल में इसके लिए हुकूमत को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और जो इनके टाइगर हैं वो कहीं नज़र आने चाहिए। टाइगर कम से कम यही कर दें कि वो जाके इनको कहें कि देखो हम आ गए हैं,
हमारे होते हुए तो सर टाइगर फोर्स के हवाले से बताऊं कि पीपल्स पार्टी ने कहा है कि टाइगर फोर्स के मुकाबले में हम पीपल्स फोर्स बनानी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि इसको रिलीफ सरगर्मियों में हिस्सा लेने की इजाजत दे। आप इसको कैसे देखते हैं? ये सारे ऐसे सिंध गवर्नमेंट का और फेडरल गवर्नमेंट की झगड़ा है। यहाँ सिंध गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट का नहीं, पीटीआई और पीपल्स पार्टी का झगड़ा है। अब जब उन्होंने टाइगर फोर्स बनाई है तो बहुत कंप्यूटर पे बनाई है ना, मैदान में तो नजर नहीं आ रही। मैदान में इनके वर्कर सारे आ जाएंगे कि हम टाइगर फोर्स हैं। आज यूनिफॉर्म उनकी बना दें, कुछ उनको सर्टिफिकेट दे दें, कुछ कर दें, तो कोई लोग इकट्ठे हो जाएंगे। लोग तो तमाशे में आ जाते हैं, उनमें हो सकता है पीपल्स पार्टी के लोग भी आ जाएं। पीपल्स पार्टी कहते हैं हम अपनी अलग फोर्स बना लेंगे। तो ये फोर्स बनाना क्या है? जिनके पास कारकुन है वो काम कर रहे हैं, अलखिदमत के कारकुन है वो काम कर रहे हैं जमात इस्लामी के। आज तो ये कह रहे थे हमारे मुस्लिम लीग वाले, यहाँ मरगूब को लिया था, उन्होंने कहा जी हमारे कारकुन तो काम कर रहे हैं अपने अपने इलाकों में, यूनियन लेवल पर काम कर रहे हैं। बहरहाल ये लड़ाई का वक्त नहीं है, वक्त है इत्तेहाद का। सर कोरोना का तो हल निकल आएगा, सियासी वबा का हम क्या करेंगे? ये जो टाइगर फोर्स, पीपल्स फोर्स, ये एक दूसरे के साथ ही लड़ रहे हैं। हो जाएगा। देखिए अमेरिका में तो इलेक्शन भी हो रहे हैं, ट्रम्प भी लड़ रहा है, जो बाइडेन उसके मुकाबले में है। जो बाइडेन एक अच्छा, सैंडर्स जो एक लेफ्ट का कैंडिडेट गिना जाता है, और पिछले साल भी वो उम्मीदवार था, उसने विड्रॉ कर ली है। इसका मतलब जो बाइडेन जो फॉरेन अफेयर्स से बहुत से मामला थे उनका कदीम तरीन आदमी है, वो मुकाबला करेगा ट्रंप का। अगर अमरीकी कौम समझदार होगी तो मेरा ख्याल है उन्हें बेहतरी यही है कि वो ट्रंप से कम दुनिया की जान छुड़ा दे। अगर नहीं छुड़ाती तो मतलब है कि उनकी जमहूरियत भी नाकाम है। सर अगले मौजू की जानिब है। सर पीटीआई के रुकन नजीब हारून का जो इस्तीफा है वो सामने आया, हुकूमती कारकर्दगी पर एक बड़ा सवाल है। आप क्या समझते हैं, इमरान खान मुजीबुर रहमान को मना सकेंगे, नजीब हारून को मना सकेंगे? नजीब हारून जी एक बहुत ही नफीस नाइस आदमी है, और ये इब्तदाई अरकान में से, आज मैंने देखा है इनके बारे में कि ये जब पार्टी बन रही थी ये आए, उन्होंने कहा कि मैं और आरफ अलवी चूँकि हमारे दोस्त थे, हम दोनों ने फैसला किया है कि हम तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लें। ये राइट विंग के आदमी थे, इस्लामी जहन के लोग हैं, आरफ अलवी भी और ये भी। तो और इनकी बहुत सी खूबियाँ मैंने और भी बयान की। मसला एक तो यही है कि मेरा खुद जो अपना अपार्टमेंट था वो इन्होंने बना के दिया था, इतनी दयानतदारी ईमानदारी के साथ बयान बनाया था कि आम आदमी होता तो फंस जाता। बहुत अच्छे, ये शरीफ आदमी थे, ये इन्होंने ज्वाइन किया। ये जोड़ तोड़ के आदमी नहीं थे। कराची में आरफ अलवी और उनके अलावा तीसरा आदमी नहीं था। मैं कहता हूँ फरदौस शमीम नकवी जो था आधा वो था, और मैंने कहा आधा इसलिए था कि एक दिन मैंने उसके घर पे खाना खाया था, वरना मैं आधा में न गिरूँ। ये लोग थे भी, ये वाडा क्या है, अली जैदी वगैरह, पता नहीं कहाँ से आ गए, शायद मुल्क से बाहर से आए हैं या आए हैं, किस नस्ल के लोग हैं, ये क्या करते हैं क्या नहीं करते। और रिजल्ट क्या निकला, उन्होंने इग्नोर किया। वो तेज लोग थे, उन्होंने हर काम करना शुरू किया। इन्होंने कहा ना मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कुछ कर सका हूँ, ना मैं शहर कराची के लिए कुछ कर सका हूँ, और ना कभी मुझसे रब्ता किया, मशावरत की कि मैं बुनियादी रुकन हूँ। बुनियादी अरकान की फहरिस्त छपी है, उसमें उनका नाम है। उन्होंने कहा हालत ये हो गई है तो मैं जाता हूँ। 2 साल से नहीं मुशावरत की गई। हाँ, उन्होंने कहा जब से पार्टी इक़्तिदार में है तो मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ उसमें। उस पर इमरान ने भी नोटिस लिया है, और ज़ाहिर है कि आरफ अलवी ने भी इस पर किया होगा कि ये एक ही साथी उस ज़माने का उनका, और नोटिस लेने का मतलब ये है कि इमरान ने कहा कि इसको मनाओ। इमरान इस्माइल जो कि गवर्नर है वो शायद उनसे बात करेंगे। लेकिन बात ये, असल बात ये है कि देखिए जो शरीफ लोग पार्टियों में हैं, अगर आप उनसे काम नहीं लेते, उनको ऑन बोर्ड नहीं करते, तो ये आपकी पार्टी का नुकसान है। वजीउद्दीन ने क्या कहा था, जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने राय दी थी वो साबित हुआ कि वो आपके लिए प्रॉब्लम करते हैं। जहांगीर तरीन हो या अलीम खान हो, जिनके पैसे लेकर आप सारा पार्टी को सेट करना चाहते हैं या इलेक्शन कराना चाहते हैं, या पार्टी के अंदर जो ग्रुपिंग है उसको ताकत बख्शना चाहते हैं, फिर यही होगा ना जी। तो यही नतीजा निकलता है। ये लोग हैं, ये ही इज एन इंजीनियर, बाहर के क्वालिफाइड हैं, और यहाँ की इंजीनियरिंग पढ़ के बाहर गए थे, करके आए, और बहुत ध्यानदारी से काम करते हैं। उन्होंने कहा मैं कोई सरकारी काम नहीं लूंगा। क्यों? उन्होंने कहा मैं रिश्वत नहीं दे सकता। और निजी कंपनियों के आगा खां का इन्होंने काम लिया, और बहुत कॉम्पिटेंट किस्म के और एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने वाले लोग। कुछ प्राइवेट काम शुरू कर दिए, और ये बना दिया वो बना दिया, कोई हम जैसे दोस्तों का फायदा हो गया, कुछ बन गया। और बहुत से दोस्तों को उसने पकड़ा कहा यार तुम ले लो, किस्तें दे दो। एक दोस्त ने कहा, फर्ज किया 5 लाख का एक फ्लैट था, तो उसने कहा 2 लाख की किस्तें दी। उसने कहा देखो अभी बाकी तुम किस्तें नहीं देते तो ये तुम्हारा फ्लैट मैं बेच देता हूँ, और जितने का बिकता है उसको मैं अगले में इन्वेस्ट कर देता हूँ। उसमें वो 3 लाख का बेच के, कौन करता है ऐसी काम?
मैंने ही 2 लाख मुझे दिया है और मैंने खुद 3 लाख में बेचकर आपको 3 लाख अगले में डाले और बाकी आपसे फिर आपने 1 लाख डाले, तो फिर 2-3 में लेके एक हमारे दोस्त हैं जफर इकबाल इंतकाल करके उन्होंने इस तरह अपार्टमेंट दिए जी। तो ये ऑनेस्ट लोगों का अगर मैंने उस वक्त कहा था, अब भी कहता हूं कि अगर सचमुच इमरान खान को कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना है जिसको 50 लाख घर बनाने की स्कीम है, तो वो अनिल मुसर्रत या अलीम खान नहीं है, उसके लिए नजीब हारून जैसे लोगों की जरूरत है जो कॉम्पिटेंट भी हो, ऑनेस्ट भी हो और कुछ कर भी सकते हो। वो नहीं करेंगे, वो यही लड़ाई है, यही वो लॉबी होती है जो इनको पीछे करती है। तो सर ये जो उनको तहफ्फुज़ात हैं हुकूमत से बनाने के बाद, क्या हुकूमत वो तहफ्फुज़ात उनके खत्म कर देगी? नहीं, बनाने के बाद ये होता है कुछ बात सुननी शुरू हो जाती है, लेकिन शरीफ आदमी की कौन सुनता है, वो तो ऐसे ही चलता है। शरीफ आदमी के लिए यही मसला है। सर अगले मौजू की जानिब बढ़ते, सर हमीद गुल की बेटी उस्मा गुल के ट्रांसपोर्ट के अड्डे पर एक बार फिर हुकूमती एहलकारों ने धावा बोल दिया, क्या कहानी है? ये 2000 के करीब इनको ये कारोबार शुरू किया था। उसने जो आयशा सदीका है, उसने भी जो मिलिट्री एंड कॉर्पोरेट किताब लिखी है, उसमें भी गोया ये साबित किया है कि फौज जो है अपने लोगों को नवाजती है। जनरल हमीद गुल को नवाजने के लिए ये उसकी बेटी को दिया है। उसकी बेटी बहुत अच्छा कारोबार करती है, बहुत माकूल खातून है। अभी उसने 50 बेड का एक टीना बनाकर वो हैंड ओवर किया है, हुकूमत को दिया है। अब उनके पास ये एक जो अट्ठा था, उस जमाने में भी शोर पड़ा, मुशर्रफ नाराज हो गए हमीद गुल से। हमीद गुल हालांकि उनके उस्ताद थे, उनको उस्ताद भी कहते थे, उनकी पेंटिंग लगा के रखी हुई थी कि मैं तो जी आपका बड़ा ये। जब हमीद गुल ने, वो भी अपने असूल के आदमी थे, जब हमीद गुल ने देखा कि इन्होंने देखा कि हमीद गुल उनकी बात पर नहीं चल रहे, उनको सपोर्ट उस तरह नहीं कर रहे, तो उनके खिलाफ हो गए और इस डिपो पे कब्जा किया, बसें बेचने नहीं दी, इन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। अब वो कई साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है जी। फिर ये केस जीत गए, हर जगह जीते, फिर केस हो गया। अच्छा, उसके रिजल्ट में वो अड्डा तो गया, उसके साथ उनकी बसें भी एक तरह की उसमें बंद पड़ी है, ना बेच सकते ना कर सकते। करोड़ों रुपए का लॉस उनका हुआ जी, सीधी बात है। और लॉस होने के बाद अब ये था कि वो, अब ये कहा जाता है ये तो हुकूमत पंजाब का है ही नहीं, ये तो पुंछ हाउस है, आजाद कश्मीर का है। वो कहती है आजाद कश्मीर को दे दो ये, लेकिन ये क्या कि रातों रात कब्जा करके इसको कोशिश की गई कंटीना, उन्होंने कहा मैंने बना के दिया हुआ है जी। तो जिस तरह उनके घर पे कब्जा किया गया है, ये हमीद गुल हमारे एक रिप्यूटेड जर्नैल थे, रिप्यूटेड जर्नैल भी ऐसे थे कि वो मगरब की ताकतों को पसंद नहीं थे। मैं तो खैर उनसे बड़ी न्याजमंदी थी। मेरा कालम या सुबह का प्रोग्राम जो होता था, अगर मुझे ख्याल हो कि पूरे पाकिस्तान में एक आदमी देख रहा है या पढ़ रहा है मेरा कालम या मेरा प्रोग्राम देख रहा है, तो हमीद गुल होते थे। अगर 5 मिनट के लिए लेट हो जाता था, फोन आ जाता था उनका। अब वो एक असूल के आदमी थे और बड़ी एफर्ट की उन्होंने अपने इस्लाम और नजरिए के लिए। वो जो लोग काम करते थे उनसे राब्ता रखते थे, उनसे वो मुखालफों से भी राब्ता रखते थे। उनकी कमाल ये था, वो एक विजन रखते थे पाकिस्तान के बारे में। अब आप उसकी बेटी को तंग कर रहे हैं। आप वो जिस डीसी ने लेकर उससे फलांग के कब्जा किया, इसको गालियां दी, उसको गालियां, ये कहती मुझे भी बुरे अल्फाज में सामने किया। ये पहुंचे कि भी क्या हो गया। तो ये जो सूरत हाल है मुल्क के अंदर, ये होगा तो आज किसी को मैंने कहते सुना है कि खुदा शायद इमरान के सारे गुनाह माफ कर दे, मगर ये गुनाह माफ नहीं करे, किसी ने आज यही कहा। अच्छा। तो मैं तो कोई इस तरह की बात जो है कहने से ज्यादा ये कहूंगा कि ये जुल्म की इंतहा हो गई और ये मेरे ख्याल में अपने हीरोज को जो है उनके खानदान औलाद तक को तंग करने की सूरत हाल है, जो मेरा ख्याल में रोकनी चाहिए और मुनासिब नहीं। सर क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिए। क्लोजिंग रिमार्क्स यही है जी, आज बहुत सारी खबरें थी जिन पे हमने गुफ्तगू की, उस्मा गुल से लेकर नजीब हारून तक और उससे लेकर ट्रंप तक और ट्रंप से लेकर हमारे मुल्क में जो चंद फैसले किए गए हैं सियासी और लॉकडाउन को खोलने के या नरम करने के या स्मार्ट लॉकडाउन बनाने में, और ये सारी सूरत हाल जो है बताती है कि अभी इस मुल्क में बहुत कुछ करना बाकी है। वो वक्त दूर नहीं जब हम सारी बातें कर सकेंगे, ये काम कर सकेंगे। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। आप हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।